नमस्कार दोस्तों, परवीन क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं परवीन सत्संगी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश होम गार्ड की लिखित परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण समान ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्न। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को दोस्तों आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझिएगा और याद कीजिएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश होम गार्ड की लिखित परीक्षा 2026 के लिए एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री पार्क कहाँ स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, कच्छ में। ऑप्शन ए, गुजरात राज्य के कच्छ में भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री पार्क स्थित है। आप सभी याद रखेंगे। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीभा यानी कि जीभ नहीं बल्कि मन है? तो आप लोग याद रखेंगे, महात्मा गांधी ने। ऑप्शन डी, जी हाँ दोस्तों, स्वाद का वास्तविक स्थान जीभा यानी कि जीभ नहीं बल्कि मन है। यह कथन किस व्यक्ति का है? तो आप लोग याद रखेंगे, महात्मा गांधी का। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, भैंसा सिंगी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है? भैंसा सिंगी नामक जाति दोस्तों बतानी है। तो आप लोग याद रखेंगे, नागालैंड में। ऑप्शन डी, जी हाँ दोस्तों, नागालैंड में भैंसा सिंगी नामक जाति पाई जाती है, नागालैंड राज्य में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? तो आप लोग याद रखेंगे, श्रीपाद अमृत डांगे ने। ऑप्शन बी, जी हाँ दोस्तों, श्रीपाद अमृत डांगे ने द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम इन्होंने किए थे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के ऊतक से मनुष्यों में ग्रंथि का निर्माण होता है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा उपकला ऊतक। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी, उत्पला ऊतक से मनुष्यों में ग्रंथि का निर्माण होता है। ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे, उपकला ऊतक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, लसिका एवं रुधिर किस प्रकार के ऊतक का उदाहरण है? दोस्तों बतानी है कि लसिका और रुधिर ये दोनों किस प्रकार के ऊतक का उदाहरण है, एग्जाम्पल है? तो आप लोग याद रखेंगे, संवहनीय ऊतक। ऑप्शन डी, जी हाँ दोस्तों, लसिका और रुधिर ये दोनों संवहनीय ऊतक के एग्जाम्पल हैं, उदाहरण। ये दोनों दोस्तों संवहनीय ऊतक हैं, लसिका और रुधिर। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है? तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा पश्चिमी घाट। ऑप्शन सी, जी हाँ दोस्तों, पश्चिमी घाट जो है ये पारिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? दोस्तों बतानी है कि इनमें से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है। तो आप लोग याद रखेंगे, निहारिका। ऑप्शन बी, जी हाँ दोस्तों, निहारिका यानी कि नेबुला ये सौर परिवार से संबंधित नहीं है। आप सभी याद रखेंगे, ऑप्शन बी निहारिका, अंग्रेजी में नेबुला कहा जाता है। आप सभी याद रखेंगे। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? दोस्तों बतानी है कि धमेक स्तूप कहाँ स्थित है। तो आप लोग याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, धमेक स्तूप सारनाथ में स्थित है। ऑप्शन डी, सारनाथ उत्तर प्रदेश राज्य में है और यहीं पर धमेक स्तूप स्थित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? पागल पंथ की स्थापना, तो आप लोग याद रखेंगे, करम शाह। ऑप्शन बी, जी हाँ दोस्तों, पागल पंथ की स्थापना करम शाह ने की थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की? दोस्तों बतानी है कि मौर्य काल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो आप लोग याद रखेंगे, मलिक उल सर्क। ऑप्शन ए, जी हाँ दोस्तों, मलिक उल सर्क ने सरकी राजवंश की स्थापना की थी। आप लोग याद रखेंगे, कहाँ पर? तो जौनपुर में, मध्यकाल में। इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो ऑप्शन ए
इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? तो आप लोग याद रखेंगे उत्तरी अटलांटिक महासागर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए उत्तरी अटलांटिक महासागर दोस्तों यूरोप को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है। आप लोग याद रखेंगे यूरोप को उत्तरी अमेरिका से उत्तरी अटलांटिक महासागर अलग करता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक का नाम बताना है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला जो शासक था वो था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला मुस्लिम शासक था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन ए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड म्यूजिक डे। तो आप लोग याद रखेंगे 21 जून को। ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, प्रतिवर्ष 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड म्यूजिक डे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्न में से कौन फूल का एक अंश या भाग है? दोस्तों बताने है कि इनमें से कौन सा पुष्प का एक अंश है या भाग है? तो आप लोग याद रखेंगे स्त्री केसर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। जो स्त्री केसर होता है दोस्तों, ये पुष्प का क्या होता है? एक अंश होता है, भाग होता है। तो ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे स्त्री केसर इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह की महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। और वीडियो को दोस्तों आप लोग अंत तक जरूर देखेंगे, बीच में बिल्कुल भी छोड़ करके आप लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि आगे और भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जीके जीएस के होने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश होमगार्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? दोस्तों आप सभी को पता है कि पानीपत के युद्ध में बाबर ने युद्ध जीता था, तो बतानी है कि इसका मुख्य कारण क्या था? तो आप लोग याद रखेंगे तुगलुमा पद्धति। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी। बाबर ने दोस्तों इसी पद्धति को अपनाया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। चलिए आप लोगों को थोड़ा सा बता देते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए, तुगलुमा पद्धति का जो मतलब होता है ये होता है चक्रव्यूह बना करके हमला करना। जी हाँ दोस्तों, तुगलुमा पद्धति एक प्रकार का क्या है? चक्रव्यूह बना करके दुश्मनों पर हमला किया जाता है, और इसी के चलते दोस्तों पानीपत के युद्ध में बाबर ने जीत हासिल की थी। तो ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे, तुगलुमा पद्धति के कारण पानीपत के युद्ध में बाबर ने जीत दर्ज की थी। चलिए आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे दोस्तों कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो किसके किसके बीच हुआ था, बाबर और किसके बीच में हुआ था? आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे, और इसका राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे तुगलुमा पद्धति, ऑप्शन सी। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? दोस्तों बतानी है कि कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका प्रयोग या उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा नाइट्रोजन, ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, नाइट्रोजन का प्रयोग प्रोटीन के संश्लेषण के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे नाइट्रोजन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी को व्यथ के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों बतानी है कि किस नदी को व्यथ के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों इसका सही उत्तर होगा झेलम नदी, ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, झेलम नदी को व्यथ के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश उत्तर प्रदेश में कहाँ दिए थे? देखिए दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश उत्तर प्रदेश राज्य में दिए थे, तो बताने है कि उत्तर प्रदेश राज्य में कहां पर दिए थे? तो सारनाथ में। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी।
गौतम बुद्ध ने दोस्तों सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिए थे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण का एक प्रकार है। डॉट मैट्रिक्स बताने दोस्तों कि किस उपकरण का एक प्रकार है, तो आप लोग याद रखेंगे प्रिंटर का एक प्रकार है। ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है, किस उपकरण का, तो आप लोग याद रखेंगे प्रिंटर का एक प्रकार है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है शक्तिपीठ मां विंध्यवासिनी का मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। विंध्यवासिनी का मंदिर, जी हाँ दोस्तों, बताने कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो आप लोग याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। शक्तिपीठ है मां विंध्यवासिनी का मंदिर, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित है, जिसे आम शब्द में दोस्तों विंध्याचल धाम भी कहा जाता है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी मिर्जापुर जिले में स्थित है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के वर्तमान होमगार्ड मंत्री कौन है। दोस्तों बताने हैं कि उत्तर प्रदेश के अभी के होमगार्ड मंत्री कौन है वर्तमान के, तो आप लोग याद रखेंगे श्री धर्मवीर प्रजापति। ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। श्री धर्मवीर प्रजापति वर्तमान उत्तर प्रदेश के होमगार्ड मंत्री हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। यानी कि दोस्तों उस परियोजना की नाम बतानी है, उस परियोजना का नाम बताना है जो बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल ये तीनों की एक संयुक्त परियोजना है, तो आप लोग याद रखेंगे गंडक परियोजना। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी गंडक परियोजना, जो दोस्तों गंडक नदी पर बिहार में बनाया गया है इस परियोजना को। ये उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल की क्या है, संयुक्त परियोजना है। आप लोग याद रखेंगे क्या नाम है, गंडक परियोजना। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित नहीं है। दोस्तों बताने कि इनमें से कौन सा लोक नृत्य है जो उत्तर प्रदेश राज्य का नहीं है, तो आप लोग याद रखेंगे विदेशिया। ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, विदेशिया जो लोक नृत्य है ये उत्तर प्रदेश राज्य की नहीं है। ये कहाँ के है, तो ये दोस्तों बिहार के हैं। आप लोग याद रखेंगे जो विदेशिया नृत्य है, लोक नृत्य, ये बिहार राज्य से संबंधित है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। बाकी नौटंकी, झूला और जैता ये तीनों लोक नृत्य दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य के हैं। आप लोग याद रखेंगे नौटंकी, झूला और जैता। लेकिन विदेशिया जो है ये दोस्तों लोक नृत्य बिहार राज्य के हैं। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। आप सभी याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है शांति निकेतन की स्थापना किनके द्वारा की गई थी। शांति निकेतन की स्थापना, तो आप लोग याद रखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, 1901 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। आप लोग याद रखेंगे 1901 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में। इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। दोस्तों बताने हैं कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप लोग याद रखेंगे चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है दोस्तों, इसका राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे वेबर। ऑप्शन बी चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक या यूनिट क्या होता है, वेबर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है वायुमंडल के ऊपरी भाग में मौजूद ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है। देखिए दोस्तों वायुमंडल में ऊपरी भाग में जो परत है वो ओजोन परत मौजूद है, तो बताने हैं कि ओजोन परत जो है हमारी रक्षा किससे करती है, तो आप लोग याद रखेंगे पराबैंगनी विकिरण से। ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, जो ओजोन परत है ये हमारी रक्षा करती है किससे, पराबैंगनी विकिरण से। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे पराबैंगनी विकिरण यानी कि अल्ट्रावायलेट, यूवी रेज भी से कहा जाता है अल्ट्रावायलेट विकिरण। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है। दोस्तों बतानी है कि शुष्क सेल का जो एनोड है वो किससे बना होता है, तो आप लोग याद रखेंगे जो शुष्क सेल का एनोड है दोस्तों वो ग्रेफाइट कार्बन से बना होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। शुष्क जो सेल होता है इसका जो एनोड है दोस्तों वो ग्रेफाइट यानी कि कार्बन से बना होता है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है।
दोस्तों बताने है कि उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण में जो संपोषण में आवश्यक तत्व होता है वो क्या होता है, कौन सा तत्व होता है? तो आप लोग याद रखेंगे कैल्शियम। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण के लिए कौन सा आवश्यक तत्व होता है? तो आप लोग याद रखेंगे कैल्शियम, ऑप्शन बी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी का रासायनिक नाम बतानी है दोस्तों। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम बतानी है तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ऑप्शन ए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यही केमिकल नाम होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है? दोस्तों बतानी है कि स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है? तो आप लोग याद रखेंगे लोहा, क्रोमियम और कार्बन की एक मिश्र धातु है, ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है? तो आप लोग याद रखेंगे लोहा, क्रोमियम और कार्बन की एक मिश्र धातु है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? दोस्तों बतानी है कि लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन इनमें से किसके द्वारा होता है? तो आप लोग याद रखेंगे अस्थि मज्जा के द्वारा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? आप लोग याद रखेंगे अस्थि मज्जा के द्वारा लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन हमारे शरीर में होता है, ऑप्शन सी अस्थि मज्जा के द्वारा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की उत्तर प्रदेश होमगार्ड की लिखित परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण समान ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो देखने के लिए और अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। कमेंट करके अपना फीडबैक हमें जरूर बताएंगे कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, प्रश्न का लेवल कैसा था, कहीं कोई त्रुटि है तो उसका भी आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसी टॉपिक पर, इसी दोस्तों टॉपिक पर वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।